नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 काव्य खंड का पाठ 6 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती और इसके कवि हैं वासुदेव सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। कवि का मूल नाम वासुदेव सिंह था और जन्म इनका सन 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चिरानी पट्टी, जिसका जिला लगता है सुल्तानपुर, जो कि आता है उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के तपाए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये सभी इनके काव्य खंड हैं। अब है देश काल, रोज, नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्त बोध की कविताएं, ये सभी इनकी गद्य की रचनाएं हैं। अब इन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको साहित्य अकादमी सम्मान से, सलाह का सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं और वासुदेव सिंह का ही जो उपनाम पड़ा वो पड़ा त्रिलोचन जी। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं। बताते हैं कि रागात्मक संयम के साथ साथ लयात्मक अनुशासन के होने के साथ साथ इनमें क्या है, अनेक भाषाओं को जानने वाले भी थे और इन्हें अनेक भाषाओं का शास्त्री भी कहा जाता है। इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री जी भी जुड़ गया और यही कारण है कि इनका एक नाम और हो गया शास्त्री जी। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उनका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा है और त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी छंद की स्थापित करने वाली कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का जो भेद है वह नहीं रहता है। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता है, मतलब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती, एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कविता, अर्थात कविता पाठ करेंगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। चंपा चौराहों को लेकर, चौपायों को अर्थात चार पैर वाले जानवरों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूरी है वह कलकत्ता, मतलब बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है,
चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब यहाँ पर हम इनकी जो कविता है इसके सामान्य अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर एक चंपा नाम की लड़की है जो कि क्या है, सुंदर नाम की ग्वाले की बेटी है। तो जब यहाँ पर कवि कविता लिखता है, पढ़ता है, तो वो क्या कह करती है, चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। और जब भी कभी पढ़ने जाता है तो वह वहाँ पर क्या करती है, आ जाती है और खड़ी खड़ी क्या क्या करती है, चुपचाप जब कभी कविता पढ़ रहा होता है तो उसको सुना करती है। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि इन काले मतलब चिन्हों से भी क्या होता है, स्वर निकला करता है। चंपा को ये आश्चर्य लगता है। और जो सुंदर नाम का ग्वाला है वो गाय भैंसों को रखता है, उनको चराता है। और चंपा भी क्या करती है, उन गायों को चराने के लिए ले जाया करती है। चंपा अच्छी लड़की है, चंचल भी है, नटखट भी है और कभी कभी उद्यम भी करती है। कभी कभी तो वो ऐसा उद्यम करती है कि कवि की कलम को ही चुरा लेती है। और जैसे तैसे कवि कलम को लेकर आता है तो वो क्या करती है, कागज को गायब कर देती है। और कवि परेशान हो जाता है कि अब वो किस पे लिखे, कैसे लिखे। और फिर जो चंपा है वह कवि से कहती है कि तुम हमेशा कागज को क्यों गूदा करते हो, दिन भर तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, ये काम अच्छा रहता है कागज गूदना। तो यह सुनकर जो कवि है वह हंस देता है और चंपा भी क्या है, चुप हो जाती है। अब बताने कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे काड़े काम सरेगा, मतलब बैठे बिठाए तुम्हारा काम निकल जाएगा। गांधी बाबा की इच्छा थी कि सभी बच्चे पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम कहते थे कि गांधी बाबा तो अच्छे हैं, यदि वो पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो वो अच्छे कैसे हो सकते हैं, और ये तो अच्छी बात नहीं है पढ़ना लिखना। तो कवि कहता है कि तुम पढ़ लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी तो तुम्हारा जो पति है वह काम करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो तुम उसको अपना संदेश कैसे भेजोगी, और उसका जो संदेश आएगा उसको कैसे पढ़ोगी। तो चंपा कहती पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हे भगवान, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो सकते हो। तो मैं तो कभी प्यार नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी, और कभी भी मैं अपने यदि शादी कर भी ली तो अपने पति को कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। मैं कभी भी कलकत्ता नहीं जाने दी है भगवान, कलकत्ते पे बजर गिर जाए, मतलब कलकत्ता नष्ट ही हो जाए, कलकत्ता रहे ही ना। तो इस प्रकार से वो बातें करती हो रही। कविता का सामान्य अर्थ था। हम देखते हैं कविता से प्रश्न। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, अर्थात बिजली गिरे। तो बजर यानी बिजली गिरने का आशय है नष्ट होना। चंपा गुस्से में कहती है कि कलकत्ता पर बजर गिरे क्योंकि वहाँ जो भी पैसे कमाने जाता है वहाँ की चकाचौंध में खो जाता है और वापस लौट कर नहीं आता है। उसके गांव में भी कई औरतों को इस वियोग का दुख सहन करना पड़ा था, इसलिए वह कहती है कि कलकत्ता का सत्यानाश हो, मतलब कलकत्ता नष्ट हो जाए। चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। तो चंपा पढ़ाई लिखाई के विरोध में है, मतलब वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती है, जबकि कवि उसे बताते हैं कि गांधी जी पढ़ाई के समर्थक हैं। गांव में पढ़ने लिखने की को अच्छा नहीं समझा जाता था, जबकि चंपा के अनुसार गांधी जी तो अच्छे आदमी थे, इसलिए चंपा को विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की भी बात कही होगी। अगला प्रश्न है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, मतलब किन विशेषताओं को बतलाया है। तो इसका उत्तर है कि कविता में कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, चंपा शरारती तथा नटखट स्वभाव की लड़की है। नंबर 2, वह एक मुँह फट लड़की है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। नंबर 3, वह गांव में रहने वाली एक भोली और अबोध लड़की है। गांधी जी के प्रति उसके मन में बहुत सम्मान है। वह एक मेहनती लड़की है जो चरवाहे का काम करती है, गायों को चराती है।
अगला प्रश्न है, आपके विचार से चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? तो इसका उत्तर है, चंपा जिस गांव में रहती है वहां लड़कियों का पढ़ना लिखना अच्छा नहीं समझा जाता है। यही बात उसके मन में घर कर गई होगी कि पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं होते, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा कि वह नहीं पढ़ेगी। अगला है कविता के आसपास से प्रश्न। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वह कवि से ऐसे प्रश्न नहीं पूछती कि किताबों में लिखे अक्षरों को कैसे पढ़ा जाता है। कवि के पढ़ते समय बदमाशी भी नहीं करती, उनके लिखने पढ़ने की सामग्री को भी नहीं चुराती। वह कवि के साथ ज्ञान भरी बातें करती और समझदारी के साथ उनके बातों को सुनती और बातों पर ध्यान भी देती। अगला प्रश्न है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? तो इस कविता में कवि ने पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की अबोधता, निष्कपट तथा सरल व्यवहार का वर्णन किया है, सरल स्वभावी होने का बखान किया है। उन्हें पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ में नहीं आता, वे गांव की परंपराओं को पूरी निष्ठा के साथ निभाती हैं। भले ही इसके लिए उन्हें अपने पति से दूर ही क्यों ना रहना पड़े, वो रहती भी हैं। वे चार दीवारी में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं और करती भी हैं और बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखती। कवि ने पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की इन्हीं विडंबनात्मक स्थितियों का वर्णन यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? अपनी कल्पना से लिखिए। तो इसका उत्तर है कि संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि उसे कोई संदेश अपने प्रियजनों तक पहुंचाना हो तो उसे किसी अन्य का सहारा लेना पड़ता है। किसी परिजन के द्वारा भेजे गए संदेश को वह स्वयं नहीं पढ़ सकती, इसके लिए भी उसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो पढ़ा लिखा हो और उसकी सहायता कर सके। तो जो इस काम में उसकी सहायता कर सके, उसकी हेल्प कर सके। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।